हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास हिंदी की है, जिसके अंदर हम हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। तो ये क्लास जो है, इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करेंगे। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण के, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हो, या फिर आप कह सकते हैं शब्द भेद में से, जैसे कि विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थी, सभी टॉपिक से हम प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्णमाला का है। आप सबने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो वर्णमाला के जो भी प्रश्न है, 30 से 40 प्रश्न होंगे करीब। इसमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे आज का हमारा जो पहला प्रश्न है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। वर्णमाला किसे कहेंगे? सबसे इजी सा प्रश्न, लेकिन इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है देख लीजिएगा। शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, या फिर वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह का ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह, जिसमें सारे जो वर्ण हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। पहले स्वर होता है, फिर व्यंजन होते हैं, उसमें भी सारे वर्ण जो हैं अच्छे से अरेंज होते हैं। इसे हम वर्णमाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन, स्वर, या फिर वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, ये आपको बताना है। ये तो लगभग एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप कह सकते हैं। अक्सर कोई ना कोई हमसे पूछ लेता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 50, 52, 54 या फिर 55। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर से वही प्रश्न पूछ दिया गया। तो यहाँ पर वर्ण हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर, या फिर वाक्य? व्यंजन और स्वर, ये आप सभी जानते हैं वर्णमाला के अंदर होते हैं। तो इनका जो संयुक्त रूप है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? अब देखिए, वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या पूछ दी गई। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि व्यंजन कितने हैं। तो ये सब आपको अच्छे से टॉपिक पहले पढ़ लेना है। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपने वर्णमाला का टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, तब आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिएगा, 14 स्वर हैं, 13 हैं, 11 हैं, या फिर 5 हैं। तो स्वरों की जो संख्या मानी जाती है वो 11 स्वर होते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? देखिएगा, व्यंजन का भी प्रश्न पूछ दिया गया। 21, 33, 36 या फिर 40। तो कुल कितने व्यंजन हैं वर्णमाला के अंदर? तो कुल 33 व्यंजन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कुल 33, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। KVS, UPSSC, पेट में, PGT, TGT, सब एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं, आप देखते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है, स्वर, व्यंजन, या फिर अनुस्वार? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। आपने पिछले एक प्रश्न में देखा था, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार से एक से अधिक वर्ण अगर मिल जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, ये तो क्वेश्चन रिपीट सा लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के अंदर। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं?
संज्ञा, स्वर या फिर यहाँ पर और भी जो ऑप्शन है वो देख लीजिएगा, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो ऐसे जो वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन या फिर स्वर, विसर्ग या फिर संज्ञा। तो दोस्तों जो वर्ड स्वतंत्रता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ना कि व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में हम स्वरों की सहायता लेते हैं व्यंजन का उच्चारण करते समय, इसलिए व्यंजन स्वतंत्रता से नहीं उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2, 4, 6 फिर या 8। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं इनकी संख्या 2 है, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, 30 है, 20 है या फिर 35 है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, आप बताइएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है कितनी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, जिसमें हम स्पर्श का मतलब ये है कि हम अपने मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए उच्चारण करते हैं। ऐसे कितने व्यंजन हैं, तो ऐसे 25 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है, शब्द, वर्ण, अर्थ या फिर मात्रा। लघुत्तम इकाई पूछा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो कि शब्द होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप सबका 13 प्रश्न में कितना सही हुआ आप बताते चलिएगा, या फिर कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप सारी बातों को कह सकते हैं। अगला प्रश्न, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वर्णमाला। क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, चाहे बात ये हो कि वर्णों के समूह को, या बात ये हो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या फिर वर्णों के समुदाय को। ये सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं और इनका आंसर भी एक ही है, वर्णमाला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कुल व्यंजन की संख्या आप आसानी से बता पाएंगे। 33 व्यंजन होते हैं और अगर स्वरों की संख्या पूछ दी जाए तो 11 स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई स्वर, व्यंजन, वर्ण या आयोगवाह। आयोगवाह तो आप सभी को आई होप पता होगा, अगर आपने पढ़ा है आयोगवाह के बारे में भी आप जानते होंगे। तो यहाँ तो हमारा आंसर जो है वो वर्ड हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई पूछी गई है शब्द की। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। अब आइएगा सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं वर्णमाला के, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा होता है, इसमें ई है, छोटी ई, बड़ी ई, ए या फिर आए। तो ऐसे आप देख सकते हैं कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ पूछा गया है तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ई जो है ये दीर्घ स्वर माना जाता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल का मतलब है जो एक ही वर्ण से बने हुए शब्द हैं जो दीर्घ हो गया है। जैसे अगर यहाँ पर आ देखिए तो ये कैसे बना है, आ प्लस आ से यहाँ पर हमारा बड़ा आ बना है, तो इसलिए ये क्या है, ये मूल दीर्घ है। इसी प्रकार से ई भी मूल दीर्घ है और ऊ भी मूल दीर्घ। आपको पता है ई और ई मिल करके बड़ी ई बनती है और ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनता है। तो ये सभी क्या है, मूल दीर्घ है। लेकिन ओ क्या है, ओ मूल दीर्घ नहीं है, ये संयुक्त दीर्घ है आप कह सकते हैं। ये किस प्रकार से बनाया गया है, किन किन वर्डों को मिला करके, आ और ऊ को मिल करके ओ बनाया गया है, इसलिए ओ जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 11, 4, 7 या फिर 2। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, आ है, ओ है, ए है या फिर आए है। तो दीर्घ स्वर जो है वो आ हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अनुस्वार में, अनुनासिक में, ह्रस्व या फिर प्लुत में। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा जो उच्चारण में समय लगता है वो प्लुत में लगता है। प्लुत में, और प्लुत क्या होते हैं,
ये भी आप यहाँ पर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जो है परिभाषा जरूर बताइएगा, प्लुत स्वर क्या होते हैं। और सबसे ज़्यादा समय प्लुत स्वर को उच्चारित करने में ही लगता है। अगला प्रश्न, प्लुत स्वर कौन से होते हैं, यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन के अनुसार ओम, ओम, ओम या फिर ओम। तो प्लुत स्वर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको उच्चारण करने में हमारा समय ज़्यादा लगता है। जैसे आप प्लुत स्वर में अगर राम को देखें तो किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप बोलेंगे, किसी को बुलाएंगे तो कहेंगे राम, तो थोड़ा वक्त लगता है, तो इसीलिए हम इसे प्लुत स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद नहीं है। जीभ के भाग के आधार पर 3 भेद होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। तो यहाँ पर विवृत स्वर ये नहीं होगा, और यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मध्य स्वर किसे कहते हैं, ऊ, ई या फिर आ को। मध्य स्वर किसे कहते हैं, जो मध्य स्वर होते हैं वो आ को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, पश्च है, अग्र है या फिर पश्च है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ऊ जो है ये किस प्रकार का स्वर है, ये पश्च संवृत स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संवृत, विवृत, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो डिटेल में टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, डिटेल में टॉपिक हम आपको अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को डिटेल में टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पर आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, आ, औ, ई या फिर आए। संवृत स्वर पूछा है जो कि ई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर पूछा गया है, ऊ, आए, आ और ए। अर्ध विवृत स्वर जो है वो आए होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सब में से जिसने भी पढ़ रखा है टॉपिक को वो आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे, और वो समझ भी पा रहे होंगे कि विवृत क्या है, संवृत क्या है, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो। यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या फिर उपर्युक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के तीनों प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत ध्वनि कौन सी है। अग्र आवृत्ताकार और संवृत, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ना कि आ और ए। तो ई आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या फिर प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है, वर्ड, समरूप, ग्रेफीम, रूप या फिर शब्द। मात्रा स्वर को ग्रेफीम यानी कि समरूप कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है वो रटने के लिए है, आप इसको याद रखिएगा। ओ और आओ किस प्रकार के वर्ड हैं, यानी कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ या फिर कंठोष्ठ। ओ और आओ का जो उच्चारण है वो कंठोष्ठ से होता है, यानी कि पहले तो ये जानिएगा कि ओ और आओ किस वर्ड से मिलकर बना है, आ और ऊ से मिलकर बना है, जबकि जो आ वर्ड है इसका उच्चारण कंठ से होता है और ऊ जो है इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। इस प्रकार से आ और ऊ जो है ये कंठोष्ठ से इसका उच्चारण होता है। आओ और ओ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न, स्वर किसका भेद है भाई, संधि का है, समास का है, वर्ड का या लिंग का। तो आसान सा प्रश्न है, स्वर वर्ड का ही भेद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ए, आए, ऊ और ओ। तो संयुक्त स्वर के बारे में पूछा है, कौन सा नहीं है जो कि अन्य वर्ड से मिलकर नहीं बना है, एक ही वर्ड से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ऊ हमें दिख रहा है, ऊ और ओ मिलकर के ऊ बना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कि जिसका उच्चारण कंठ और तालव्य के द्वारा होता है, ई, आ, ओ और ए। कंठ तालव्य से किसका उच्चारण होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंठ और तालव्य से ए का उच्चारण होता है, और ए किस वर्ड से मिलकर बना है, आ और ई से।
आ और ई मिलकर के आई बना है, यानी कि कंठ और तालव्य। आ का उच्चारण कंठ से और ई का उच्चारण तालव्य से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभालना या फिर संभावित। अनुनासिकता यहाँ पर किस में है? तो यहाँ पर संभालना में इस शब्द में अनुनासिकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज यहाँ पर कुल 37 प्रश्न ही थे और इतने प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कितने गलत हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।